गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारे ये लेक्चर जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हम ये जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर फिफ्थ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का। तो बच्चों, मैंने जो लास्ट टाइम आपको बताया था, आपको सप्लाई चेन इसमें मैं समझा रहा था। एग्री बिजनेस में सप्लाई चेन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो मैंने बोला था कि मैं आपको इसके ग्राफ समझाऊंगा, ठीक है। और आपको देखो, इनमें इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है भाई। आपको प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी, डिमांड वगैरह मैं आप समझाऊं, एक एक चीजें बताऊं, आपको केवल अपर व्यू नॉलेज लेने की जरूरत है, ठीक है। जैसे अपर व्यू नॉलेज लेने की ऐसे जरूरत है कि ये सब चीजें भी आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। आपको पहले मैं आज कंक्लूजन यहाँ से स्टार्ट कंक्लूजन बताऊंगा, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन एग्री बिजनेस सेक्टर, क्योंकि आज ये हमारा लेक्चर फिफ्थ है और इसमें प्राइमरी खत्म हो जाएगा। प्राइमरी मतलब कि जो अपर नॉलेज है एग्री बिजनेसेस की, वो आपको प्रॉपर पता लग जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है ना कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि की थिंग्स होती है। जैसे आपको मैं जब एलोवेरा और जब मशरूम प्रोडक्शन करवाऊंगा, तो उसमें ये टेक्निक्स दोबारा आएंगी। अब ऐसा तो है नहीं ना, वी कांट लर्न सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स। भाई एक ही चीज को बार बार हम नहीं पढ़ सकते या याद कर सकते। तो मैं पहले ही चीज आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि जिसके बाद आप जब एलोवेरा प्रोडक्शन और जब मशरूम प्रोडक्शन स्टार्ट हो, तो उस समय तक आपको एग्री बिजनेसेस मैनेजमेंट की प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। तो आज हमारे जो की टॉपिक होंगे वो इस तरीके से होंगे। मैं पहले आपको बता दूं कि मैं आपको आज क्या क्या टॉपिक कराने वाला हूं। देखो, आज आपको मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा। आज थोड़ा फास्ट, मतलब थोड़ी रैपिड क्लास चलेगी। इसका इसका कंक्लूजन बताऊंगा, ठीक है। इसका इसका तो कंक्लूजन बताना है मुझे आपको, ठीक है। इसका तो कंक्लूजन होगा, ठीक है। और ये आपको कोर कोर बताऊंगा, केवल जो कोर फैक्टर्स होते हैं जो। फिर रिस्क असेसमेंट बताऊंगा मिटिगेशन एग्रीबिजनेस में। वैल्यू चेन एनालिसिस आपको इतना समझने की जरूरत, वैल्यू चेन एनालिसिस मैंने आधा उधर बता दिया है आपको, सप्लाई एंड डिमांड में। लेकिन थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन भी समझाऊं, ऑप्टिमाइजेशन इसको समझाऊंगा, ठीक है। और फार्म मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो देखो, आपको मैं एलोवेरा जब पढ़ाऊंगा तो उससे पहले मैं आपको फार्म मैनेजमेंट भी समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो, मैं कोशिश करूंगा कि ये बेसिकली मेरी जो ये वाले जो रिसर्च पेपर्स हैं, ये बेसिकली कवर करती है कंप्लीट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को। बट वी हैव टू लर्न दिस थिंग ऑन अ वर्ज एट एट विच वी अंडरस्टैंड एलोवेरा एंड मशरूम प्रोडक्शन। समझ रहे हो? हमको ये चीजें उसी लेवल तक पढ़नी है कि हम ये चीजें समझ सके। आपको अगर मैं देखो जेन्युइनली बोलूं, अगर मैं आपको डीपली इसके प्रिंसिपल समझाने लगा, क्योंकि देखो, सप्लाई एंड जो डिमांड जो टॉपिक है, वो मैनेजमेंट का टॉपिक ना होके रादर देन कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अब इकोनॉमिकल नॉलेज जिसको होगी वो ये चीजें आसानी से कर सकता है, बट वी डजंट हैव so much time to understand every principle of this domain. So we have to cover summary or abstract of every topic, but at least every topic. सीधी बात है कि आपको सारे टॉपिक्स का सारांश तो लेना ही पड़ेगा। सारांश समझते हैं? सारांश का मेरे का मतलब है कि आपको हर एक टॉपिक का जो अपर व्यू होता है कि भाई आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, भाई उसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप रोल्स बताई थी, कोर कॉम्पिटेंसीज बताई थी, सब चीजें बताई थी ना मैंने आपको। तो वही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये शायद मेरी वही पीडीएफ है, नहीं ये वाली नहीं, सेम पीडीएफ है। तो मैं उसमें यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, सप्लाई एंड डिमांड का मैंने आपको बता दिया, अपर व्यू दे दिया, इनर व्यू भी दे दिया,
पूरा एक इसमें लेक्चर लग गया। अब रिस्क असेसमेंट भी मैं बताऊंगा, एचआरएम भी बताऊंगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली, ऑप्टिमाइजेशन भी आपको समझाऊंगा, फार्म मैनेजमेंट भी आपको समझाऊंगा। लेकिन सबके प्रिंसिपल्स में आपको डीपली नहीं जाना है, अब रिव्यू सबका लेना है। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? सो वी विल स्टार्ट दिस क्लास आफ्टर 2 minutes when every student is, कुछ बच्चे अभी तक आए नहीं है ना, तो सबको आने दीजिए एक बारी, क्योंकि देखो ये क्लासें लाइव भी हो रही हैं, रिकॉर्डेड भी है, एवरीथिंग हो रही है। जो बच्चे लाइव ले रहे हैं सबका अटेंडेंस जरूरी है। एक बार सब लोग आएंगे उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट दिस क्लास आफ्टर 2 minutes। टेक योर टाइम। सो नाउ वी विल स्टार्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके बच्चों, पहले मैं आपको जो बताऊंगा एक बारी, हाँ, इसके मेरे को आपको कंक्लूजन बताना है, ठीक है? ये the quantities of the goods or services that all producers are willing to offer on the market at a specific time and price is referred to as a supply। अब कंक्लूजन में आपने सप्लाई की डेफिनेशन समझ ली। जो आप सर्विस और अपने प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करना चाह रहे हैं किसी टाइम पीरियड पर और किसी प्राइस पे, उसको हम सप्लाई कहते हैं। कॉन्ट्रेरियली, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज। अब जिस टाइम फ्रेम पे सप्लाई हो रही है उस टाइम फ्रेम पे कंज्यूमर किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी चाहता है उसको हम डिमांड बोलते हैं। सप्लाई एंड डिमांड एज वेल एज मार्केट प्राइसेस विल ग्रो एंड फॉल अंटिल द रीच अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बेसिकली बच्चों क्या होता है ना, मैं आपको बात बताता हूँ। हर चीज उतना ही चढ़ेगी और उतना ही गिरेगी जब तक बराबरता ना आ जाए दोनों में। इक्विलिब्रियम, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। महंगाई बढ़ रही है,
ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रही है, तो इनकम भी बढ़ रही है। तो ये कंसेप्ट आप समझिए, कंसेप्ट देखिए आप। अब बेसिकली मार्केट इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज नोन एज अ मार्केट इक्विलिब्रियम। ये कंसेप्ट आप हमेशा माइंड में रखिए। अगर आप बच्चे, आप चाहे किसी भी फील्ड में आप इंटर्नशिप कर लें, एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट रख के रखिए। आज के टाइम पे रियल टाइम मार्केट नॉलेज होना जरूरी होती है, जिसको हम कई टाइम्स कहते भी हैं कि आपको जस्ट लाइक नॉलेज ऑफ मार्केट होनी जरूरी है। अब नॉलेज ऑफ मार्केट कैसे होगी आपको? मार्केट इक्विलिब्रियम से। और मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे होगा? सप्लाई एंड डिमांड ऊपर होगी नीचे होगी, प्राइस बढ़ेगी गिरेगी, लेकिन जब बराबर आ जाएगा सब चीजें कि जितनी सप्लाई हो रही है उतनी ही डिमांड भी है, या फिर जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो रही है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब इसने एग्जाम्पल भी दिया है, तो पहले आप लोग खुद से एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, आप जो समझ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले चीज देखिए क्या है, ऑरेंज। costs are too high, most buyers will go for another fruit that is less expensive। बेसिकली अगर ऑरेंज की प्राइस ज्यादा है तो हम दूसरे फ्रूट की तरफ जाएंगे, जो जो खरीदने वाले हैं वो सस्ता फ्रूट खरीदेंगे। ठीक है, फार्मर्स विल हैव टू डिक्रीज देयर प्राइसिंग इन रेस्पॉन्स टू डिक्लाइनिंग, फार्मर्स विल हैव डिक्रीज देयर प्राइसिंग in response to declining sales until demand for orange grows again। अब उस प्रोडक्ट का जब तक प्राइस घटेगा, जब तक कि ऑरेंज की डिमांड वापस नहीं हो जाती। द मार्केट इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन द डिमांड ऑफ ऑरेंज इक्वल्स टू द सप्लाई। मैंने क्या बोला था? जब आपकी डिमांड सप्लाई की इक्वल हो जाएगी ऑरेंज की, तब मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। अब ये देखिए, ये चीज समझना, ये चीज समझाता हूं आपको जरूर से। In an uncontrollable market, supply and demand determines the market price of goods or services as well as the flow of sales। हमेशा ये याद रखना कि जो अनकंट्रोलेबल मार्केट होता है, कुछ मार्केट्स ऐसे होते हैं जिसमें प्राइस डिसाइडिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो अब देखो, ये अनकंट्रोल्ड मार्केट का आपको बात बताऊं ना, इसके फैक्टर्स काफी होते हैं। काफी जगह प्राइस अलग अलग लेवल पर डिसाइड होती है। अब किस जगह प्राइस कैसे डिसाइड हो रही है, किस जगह प्राइस कैसे डिसाइड हो रही है, उसी हिसाब से सप्लाई एंड डिमांड चलती है। तो सप्लाई एंड डिमांड ऐसे ही चलेगी। ठीक है, जब अनकंट्रोल्ड मार्केट होगा तो सप्लाई एंड डिमांड के को कंट्रोल कौन करेगा? मार्केट प्राइस। ठीक है, और सेल्स भी इसी से कंट्रोल होगी, मतलब मार्केट प्राइस वन डोमिनेंट फैक्टर है। तो एज अ रिजल्ट दिस फंडामेंटल इकोनॉमिक लॉ has a direct impact on farmers profitability and thus the success of his business। बेसिकली इसका मतलब है कि दिस फंडामेंटल इकोनॉमिकल लॉ, आपको मैंने क्या बोला था, ये इकोनॉमिक का ही कंसेप्ट है, हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट।
डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी, कितना पैसा वो कमाएगा, और उसके बिजनेस का सक्सेस। ओके, ठीक है बच्चों, इसके बाद हम एचआरएम स्टार्ट करेंगे। आप एक बार इसको देख लीजिए, 2 मिनट देख लीजिए आप इसको। ठीक है। हाँ बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन एग्री बिजनेसेस पर। आपको केवल इन एग्री बिजनेसेस पढ़ना है। तो मैं आपको सबसे पहले क्या है ना कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन बता दूंगा। ठीक है। और उसके बाद में ये एग्री बिजनेसेस में कैसे यूज होता है फिर मैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द साइंस एंड द प्रैक्टिस दैट डील्स विद द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट relationship, all decisions, actions, issues that relate to the relationship. अब बेसिकली एम्प्लॉयज जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और डेवलपमेंट को बहुत अफेक्ट करते हैं। ठीक है। और उसी से किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी और सक्सेस का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। अब अब आप एक चीज देखिए, एग्री बिजनेसेस में कितने सेक्टर इंक्लूड होते हैं। इनपुट सेक्टर, ये किससे डील करता है। पहले अपना मार्कर बेटा ब्लू करेंगे या ब्लैक करेंगे, ब्लैक कर लेते हैं आज। इट डील्स विद द सप्लाई ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड बाय द फार्मर्स फॉर
It deals with the supply of inputs required by the farmer for raising crops, फसल उगाने के लिए, livestock, जो चरवाहा के लिए, other allied enterprises. These include seeds, fertilizer, chemical, machinery, fuels. Basically जो किसान ने पैसा लगाया उस चीज के लिए. Second thing is farm sector. It aims at producing crops, livestock and other products. जो फार्म सेक्टर हो गया, बेसिकली तीन सेक्टर है इसमें, इनपुट सेक्टर, फार्म सेक्टर एंड प्रोडक्ट सेक्टर. अब जस्ट लाइक स्टोरेज हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, वो प्रोडक्ट सेक्टर हो गया. ठीक है. अब इसलिए एग्री बिजनेसेस को बोलते हैं, एग्री बिजनेसेस इज सम टोटल ऑफ ऑल ऑपरेशन और एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग. ठीक है. अब ये देखिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस इंक्लूडिंग एग्री बिजनेस. तो मैं वही चीज समझाना चाह रहा था, जब इसके पास तीन इतने बड़े सेक्टर हैं, तो इन एग्री बिजनेसेस एचआरएम इन्वॉल्व मैनेजिंग, ऑप्टिमाइजिंग द वर्कफोर्स टू एंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशन. भाई किस तरीके से अपना जो बिजनेस है वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनेगा, ये एचआरएम पे डिपेंडेंट है. ठीक है. इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा है इसमें, जो एग्री बिजनेसेस सेक्टर में जो एचआरएम के प्रॉपर है, टू एंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज विल बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज. बेसिकली ये है कि आप सारे जितने भी रिसोर्सेज है उनको इफेक्टिव यूटिलाइज कर रहे हैं. एचआरएम यहाँ काम आता है एग्री बिजनेस में. टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिलेशनशिप among all member of organization by dividing of organization task into functions, position and jobs by defining clearly the responsibility, accountability, authority for each job and its relation with other jobs in organization. To generate maximum development. Basically second point है जो coordination, भाई प्रॉपर किस आदमी को क्या करना है, किस आदमी को क्या करना है वो करवाया जाए. थर्ड है कि मैक्सिमम डेवलपमेंट हो, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हो. To ensure respect of human being, to ensure reconciliation of individual groups, those of organization in such a manner that a personal feel a sense of commitment and loyalty towards it. Basically काम के प्रति निष्ठा रखना, हिंदी में बच्चों, to identify and satisfy the needs, जो आपकी जरूरतें हैं उनको पूरी करना. अब इन ऑर्डर टू अचीव है, अचीव करने के लिए तो इसकी आपको जरूरत नहीं, बस आपको ऊपर ऊपर समझ रहा है. और ये भी आपको जरूरत नहीं है इतना, जो आपको जरूरत होगी केवल मैं वही पढ़ाऊंगा. पहले यहां से देखो. अब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज अ प्लेस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एग्री बिजनेस सेक्टर. एग्री बिजनेस सेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो ये बता रहे हैं. इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन, adoption and continuing evolution of personal programs and policies. It supplies skilled workers through scientific selection processes. It ensures maximum benefit out of expenditure on training and development and appreciates the human assets. It prepares workers according to the changing needs of industry and environment. Basically starting से यही है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके इवोल्यूशन करना, इनोवेशन करना, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज लाना, और साइंटिफिक सिलेक्शन के थ्रू स्किल्ड वर्कर्स को लाना. ठीक है.
उसके बाद कम खर्चे में मैक्सिमम बेनिफिट लाना, ठीक है। बदलते हुए इंडस्ट्री के और एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करना, वर्कर्स को मोटिवेट करना, और थ्रू इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। समझ गए? यह सब इसकी इंपॉर्टेंस आती है एचआरएम। Some key consideration of HRM in agribusinesses include recruitment and selection। ये वैसे आपको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय रिलेशनशिप, करियर प्लानिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनल रिसर्च, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एचआरएम मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, रिटेनिंग रिक्रूटमेंट पर्सनल। बेसिकली एचआरएम इसमें इतना काम भी नहीं आएगा आपको, है ना? ठीक है, आप तो बस इसका भी कंक्लूजन देखिए। इसका कंक्लूजन देखने के बाद एचआरएम कंप्लीट हो जाएगा अपना। ठीक है, क्योंकि टॉपिक का अपने को समराइज करना है ना। मैं आपका एग्रो बिजनेस मुझे मैनेजमेंट वैसे भी कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी। तो माय फर्स्ट टास्क इज टू explain you how agri business management works, what are the key characteristics, features, and important aspects। ठीक है, अब देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। इन एग्री बिजनेस सेक्टर्स, strategic roles are performed by strategic human resource managers that increase the importance and scope of human resource management। ठीक है, this strategic role can only be achieved if importance of human resource is properly recognized, reorganized, restructured and reoriented, 3R rule, along HR activities of the agribusiness firm away from its traditionally routine activities। बेसिकली क्या है ना, आपको प्रोफेशनलिज्म लाना है एग्रीकल्चर में भी। अब आप ये मत सोचिए कि सर क्या बोल रहे हैं, कि व्हाट इज दिस, कि हाउ वी कैन ब्रिंग प्रोफेशनलिज्म इन एग्रीकल्चर। ब्रो, बच्चों सॉरी, I teach you that in agribusinesses there are three sectors: input sector, production sector, and farm sector। In the production sector, we have to produce goods in our company, in our plant, in our firm, in which we need HR activities. Re, we have to reorganize our complete whole firm and restructured it and reoriented it with HR activities to work effective and efficient। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए एचआरएम काम में
तो आपने इसको रीड आउट कर ही लिया होगा अब तक। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद वैल्यू चेन ऑप्टिमाइजेशन, मे बी ये, सॉरी, रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन इन एग्री बिजनेसेस। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ रिस्क इन एग्रीकल्चर। तो बेसिकली हमारा ये लास्ट टॉपिक भी होगा, और इसको सबसे पहले मैं 5 मिनट एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें। देखो पॉसिबल रिस्क क्या क्या होते हैं एग्रीकल्चर में। तो देखो जो पॉसिबल रिस्क होते हैं एग्रीकल्चर में, सबसे पहले तो कोई भी क्लाइमेट खराब हो गया, फ्लड्स हो गए, रेनफॉल हो गई। अब सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड नहीं है, तो प्राइस घट गई। और हमारा कोई, ऐसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क तो है ही है, क्योंकि एक फार्मर को फाइनेंशियल बैकिंग नहीं मिल पाएगी। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। आप ऐसे समझिए ना कि एग्रीकल्चर को देखे ना तो डायरेक्टली, एक किसान है, उसको फसल उगानी है। मान लीजिए कि उसने गेहूं बोया। अब गेहूं में, गेहूं स्टार्टिंग से एंड तक कुछ बारिश हुई लेकिन फ्लड आ गई, तो गेहूं खराब हो जाएगा। कम पानी मिला तो खराब हो जाएगा। कोई खरपतवार उग गई, कीड़े लग गए, तो खराब हो जाएगा। कोई हेल स्ट्रॉम हो गया, ओलावृष्टि हो गई, तो खराब हो जाएगा। या फिर फार्मर ने लोन लेके वो चीज लगाई, उसका उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ, उसका प्रॉफिट नहीं हुआ, वो रिस्क। समझ रहे हैं? या फिर अब उस सीजन में सबने गेहूं लगाए, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड नहीं है, ये रिस्क। तो इस टाइप के मल्टीपल चीजें बहुत है, मल्टीपल रिस्क बहुत है। वी नीड टू सब्जुगेट देम। देखिए, टाइप ऑफ रिस्क इन एग्रीकल्चर। रिस्क इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फार्मिंग बिजनेस। फार्मिंग बिजनेस का रिस्क एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटीज बहुत है। जैसे कि द अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट इन वेदर, yields, prices, government policies, global market, and other factors that are impact farming can cause wide swings in farm income. बेसिकली देखो इतने सारे इन्होंने फैक्टर्स बता दिए कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, वहां भी सप्लाई डिमांड से इफेक्ट होगा। ठीक है। तो उससे फार्मर की इनकम पे फर्क पड़ेगा, और फार्मर की इनकम पे फर्क पड़ेगा तो ऑब्वियसली एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि the first step of agribusiness management is a good agriculture and productivity. Now, that's the main thing we need to understand about that. Risk management involves choosing among alternatives that reduce financial effects that can result from such uncertainties. ठीक है। सबसे बड़ा तो इसमें फाइनेंशियल अफेक्ट ही है, और एक क्लाइमेट। फॉर जनरल टाइप ऑफ रिस्क आर डिस्क्राइब है, जिसमें कौन कौन से, प्रोडक्शन रिस्क, प्राइस एंड मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, इंस्टीट्यूशनल रिस्क एंड ह्यूमन एंड पर्सनल रिस्क। हम ये केवल आज 5 रिस्क पढ़ेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कल, बाकी चीजें हम इसका कंक्लूजन कल करेंगे। कंक्लूजन इसके कुछ चीजें, भाई इनसे ओवरकम कैसे करते हैं वो भी मैं समझाऊंगा कल आपको। और साथ में ही ये समझिए, आपको ये भी समझाऊंगा कि
इनसे ओवरकम करने के बाद वेल ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन रिस्क derives from the uncertain natural growth processes of crops and livestock। अननेचुरल ग्रोथ हो गई कि भाई अच्छी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, भाई जितनी प्रोडक्शन हम सोच रहे थे उतनी नहीं हुई है। हेयर एक्सट्रीम वेदर इंपैक्ट्स क्रॉप्स, एक्सट्रीम वेदर, वेदर, डिसीज, पेस्ट, अदर फैक्टर्स, जैसे कि खरपतवार मैंने आपको बताया था, कोई बीमारी लग गई फसल में, वो मैंने आपको बताया। अफेक्ट बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस। अब देखो क्वालिटी और कमोडिटी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों में। हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोमीट्रियोलॉजिकल calamities including heavy rainfall, floods have damaged। अब देखो यहाँ इन्होंने ये भी एक डाटा दिया है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 33.3 मिलियन हेक्टर्स ऑफ इंडिया क्रॉप एरिया बिटवीन 2015-16 से लेके 21-22 तक। अब देखिए प्रोडक्शन रिस्क में ये जो हैवी रेनफॉल हो गई, ओलावृष्टि हो गई, कहीं बाढ़ आ गई, जैसे असम में अभी बाढ़ आई हुई, तो वहां का पूरा फसल खराब हो गया ना। कई बार गंगेटिक प्लेन्स में आ जाती है बाढ़ें, तो वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन रिस्क। आ रहा है आपको समझ में? समझिए कि 33.9 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड कितना बड़ा पैच है, और 2015 से लेके 22 तक 7 सालों का ये समय, इन 7 सालों में इतनी इतने इतनी जमीन की फसल हमारी केवल हाइड मतलब इन बड़ी आपदाओं से, जिनको रोकना भी कठिन है, लेकिन इनका वेदर फोरकास्टिंग हम कर सकते हैं। ये आपको ओवरकम में बताऊंगा, ये चलो चीजें आपको अभी बताना थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम अगला देखते हैं। प्राइस और मार्केट, मार्केट रिस्क रेफर्स टू अनसर्टेनिटी अबाउट द प्राइजेस producers will receive for commodities, prices they must pay for inputs। बेसिकली आपने उगाया क्या है और कितने में उगाया है और आप बेच कितने में दे। द नेचर ऑफ द प्राइस वेराइज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम कमोडिटी टू कमोडिटी। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड फूड इन्फ्लेशन touched a double digit, likewise WPI बेस्ड फूड इन्फ्लेशन। बेसिकली देखो आपको अंदर नहीं घुसना है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और बेसिकली डब्ल्यूपीआई दोनों में होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सब आपको नहीं देखना है। टू हाई 9.3, बेसिकली ये आपको ये देख लेना है कि जितने में बिक रहा है और होलसेल में जा रहा है उससे नुकसान हो रहा है, बस इतना समझो। सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इज अफेक्टेड by combination of production decisions made by farmers as a group and by weather and other factors that are influence yields। भाई सप्लाई अच्छी होनी चाहिए तो मार्केट को अफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई खराब होगी तो मार्केट को अफेक्ट पड़ेगा। सिल demand for product is affected by consumers preference, consumers level of income, the strength of general economy and the supply of the pricing competing products। बेसिकली अब आप सोचिए ना कि यार डिमांड, डिमांड किस पे अफेक्ट करता था, हमने समझा था कि कंज्यूमर। अब कंज्यूमर उसको खरीदेगा या खरीदने की चाह रखेगा तभी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अगर डिमांड अफेक्टेड होगी तो सप्लाई अफेक्टेड होगी, सप्लाई अफेक्टेड होगी तो ऑब्वियसली, अब जब डिमांड ही नहीं है तो आप उगाओगे नहीं। और मान लीजिए कि सेम कहीं रोटियां बनती, कहीं चावल बनते हैं, चावल की प्राइस कम है, रोट आटे की प्राइस ज्यादा है, तो चावल खाना प्रीफर कर रहे हैं, तो गेहूं की प्राइस घट गई, और किस जिसने गेहूं उगाया उसके नुकसान हो गया। ऐसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन बोथ इनपुट कॉस्ट्स एंड यील्ड्स। आपने उगाया कितना है, सॉरी लगाया कितना है एंड उगा कितना है।
इट्स मेक इट हाईली वेरिएबल. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स अ सीरियस सोर्स ऑफ रिस्क. बेसिकली कहना ये चाह रहा है ना इसमें कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आज के टाइम पे बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है. फाइनेंशियल रिस्क आपको मैं समझाता हूँ. फाइनेंशियल रिस्क रिजल्ट्स व्हेन द फार्म बिजनेस बोरोज मनी एंड क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन टू रीपे डेट. अब यार आप आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी हाई है और आपने लोन ले रखा है, उतना नहीं होगा तो आप लोन चुका नहीं पाओगे, तो फाइनेंशियल रिस्क. इंस्टीट्यूशनल रिस्क, मान लीजिए कि टैक्स वगैरह हो गई. अब कुछ कुछ जैसे कि गन्ना है एमएसपी पे बिकता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस तो इसकी इतनी होगी, वो मंडियां खरीदेगी, तो दैट्स अ गुड. अब मान लीजिए कोई केमिकल फर्टिलाइजर इन पर गवर्नमेंट के टैक्स अलग है, तो वो इंस्टीट्यूशनल रिस्क हो गए. समझ रहे हैं ना. भाई काफी सारे टफ रूल्स भी है. इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आजकल तो सब्सिडीज भी हो रही है, बट काफी सारे टफ रूल्स ऐसे हैं कि फर्टिलाइजर्स हो गए, ये आपको लिमिटेड उसमें मिलेंगे. भाई प्राइजेस में इनमें कुछ टैक्सेस होगा, ऐसे होगा, तो उन सब में भी दिक्कतें आएंगी. हाइब्रिड सीड्स हो गए आपको नहीं मिल रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूशनल रिस्क हो गए, वो आपको मिलने जरूरी भी है. जैसे कि सब्सिडीज, फूड क्वालिटी रेगुलेशन फॉर एक्सपोर्ट्स क्रॉप्स, फॉर एनिमल वेस्ट डिस्पोजल एंड द लेवल ऑफ प्राइस इनकम सपोर्ट are expert examples of decision taken by government that can have a major impact on farm business. क्रॉप रूल्स, एनिमल वेस्ट रूल्स, भाई डिस्पोजल आपको फिक्स पे करना है. ह्यूमन और पर्सनल रिस्क रेफर्स टू फैक्टर्स एज ए प्रॉब्लम विद ह्यूमन हेल्थ. अब मान लीजिए कि ऑब्वियसली ज्यादातर जितने भी किसान होंगे आपने उसकी देखी होगी, उनको उनके हेल्थ इश्यूज तो रहते ही रहते हैं. अब हेल्थ इश्यूज होंगे तो ऑब्वियसली वो सही काम नहीं कर पाएगा. ठीक है. सो अब हम इनका कंक्लूजन हम इसका पढ़ते हैं और इसको खत्म करते हैं. Effective risk management in agribusinesses involves proactive approach that includes risk identification, assessment, prioritization, and the development of strategies to minimize or mitigate risks. It requires a combination of industries, knowledge, data analysis, financial planning, contingency planning, and ongoing monitoring and evaluation to ensure the resilience and sustainability of agriculture operation. बेसिकली आज आप ऐसे समझिए, आपको जो ये स्टेप्स दिए हैं ना भाई, प्लानिंग जो आपको मैंने एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में पहले दिन में बताया था कि भाई इस टाइप की चीजें होनी चाहिए, वैल्यूएशन होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए, जब जाके एक आदमी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा, प्रोडक्शन कर पाएगा, और बताइए. प्रॉफिट कमा पाएगा और अपने बिजनेस को सक्सेस कर पाएगा. ठीक है. तो बच्चों इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे. थैंक यू आज के लिए. बाय. कल हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो इसके कंक्लूजन और सेक्टर्स पढ़ेंगे थोड़ा. ठीक है. एक दिन इसका टेस्ट भी मैं आपके लिए लाऊंगा. रिस्क असेसमेंट एंड इट्स प्रोसेसेस, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है और इसमें काफी ये स्कीम्स भी बताऊंगा मैं आपको. ठीक है. एलोवेरा थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे आप, बट सॉरी बच्चों, हाँ आप थोड़ा बाकी चीजें हम लेट स्टार्ट करेंगे, बट अभी ये कवर करेंगे हम. ठीक है बच्चों. बाय. थैंक यू.